हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रमोशन किन नियमों का पालन किया जाए कि प्रमोशन पाना आसान हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियुक्ति, प्रोन्नति और पदोन्नति, इसको क्या किसे कहते हैं? नियुक्ति का मतलब जब आपकी नियुक्ति होती है कहीं पर, ज्वाइनिंग जब आप लेने जाते हैं किसी विभाग में तो उसको नियुक्ति कहेंगे। प्रोन्नति किसे कहते हैं? प्रोन्नति का मतलब होता है जब आप प्रमोट होते हो किसी भी पद पर तो उसको प्रमोशन कहते हैं, प्रोन्नति बोलते हैं। पदोन्नति में जब आपका डिमोशन होता है, मतलब जब आप उच्च पद से नीचे वाले पद पर गिराए जाते हो किसी दंड के फलस्वरूप, तो उसको पदोन्नति बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीधी भर्ती, मतलब कि नियुक्ति जो होती है दो माध्यम से होती है। एक सीधी भर्ती के माध्यम से होती है, एक पदोन्नति के माध्यम से होती है। ठीक है, सीधी भर्ती मतलब अगर आप आयोग से सीधे जाते हो तो वो सीधी भर्ती कहलाती है। और जब आप किसी पद से, अगर किसी आप पद पे हो, जैसे जूनियर असिस्टेंट का पद होता है और उसके ऊपर अगर आप प्रमोट हो जाते हो सीनियर असिस्टेंट पे, तो सीनियर असिस्टेंट के पद के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, आप सीधे उस पर प्रमोट हो गए हो। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये एक्चुअली में ऐसा है नहीं। एक्चुअली सीनियर असिस्टेंट का जो पद होता है वो प्रमोशन का पद है ही, वो सीधी भर्ती का नहीं है। सीधी भर्ती का पद जो होता है वो जूनियर असिस्टेंट का होता है और पदोन्नति का जो पद होता है वो सीनियर असिस्टेंट का होता है। ओके, चलिए हम नीचे देखते हैं। समांतर समूह का खा वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती। देखिए, का और खा के वर्ग के जो पद होते हैं उसमें सीधी भर्ती जो होती है किसके द्वारा होती है? लोक सेवा आयोग के द्वारा होती है। और समूह गा और घा के पदों के लिए सीधी भर्ती जो होती है विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाती है। यहाँ पे देखिएगा, गा और घा के पद जो होते हैं उसमें विभागीय चयन समिति, मतलब एक चयन समिति बनाई जाती है हर विभाग में, तो उनके माध्यम से लोगों को प्रमोशन दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ठीक है, वो प्रमोशन कैसे दिया जाता है वो भी इसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, कि एक ज्येष्ठता सूची होती है उसके माध्यम से, या फिर एक मेरिट वाली सूची होती है, मतलब नंबर वाली सूची होती है उसके माध्यम से, या फिर और बहुत से माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से लोगों को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे का खा और गा घा के बारे में बताया गया। इसके अलावा एक गा का पद, कुछ पद होते हैं समूह गा के, कुछ और पद भी होते हैं जिनकी नियुक्ति जो होती है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होती है। तो चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो जाइए होइएगा आप लोग, क्योंकि समूह गा के कुछ पद होते हैं वो विभाग की चयन समिति के माध्यम से होते हैं और कुछ समूह गा के पद जो होते हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये टेबल आती है। इसमें समूह का के कौन से पद होते हैं, घा और गा घा के कौन कौन से पद होते हैं, तो कैसे हम समझेंगे? जैसे समूह का के जो पद होते हैं वो इस वेतन बैंड या फिर ग्रेड वेतन वाले पदों को या इससे अधिक वाले पदों को समूह का के पद होते हैं। और घा के इन वेतन बैंड वाले होते हैं, और गा में इन वेतन बैंड वाले, और घा में इन वेतन बैंड वाले होते हैं। ठीक है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। और इसके अलावा कईयों को ये नहीं मालूम होगा कि ये वेतन बैंड या फिर ग्रेड वेतन पे होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसमें आपको इस बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें कईयों को इतना तो पता होगा कि ग्रेड वेतन होता क्या है, तो इन सब के बारे में तो लोगों को पता होगा, तो इस माध्यम से आप समझिएगा। बाकी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको अलग से बताऊंगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पदोन्नति मतलब प्रमोशन, ये ज्येष्ठता के क्रम में होती है, मतलब एक ज्येष्ठता सूची बनती है, उसके क्रम में एक पदोन्नति होती है। मतलब कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, और इसके अलावा उम्र का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, पहले प्रमोशन जो होता था वो किन माध्यम से होता था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो प्रमोशन होता था, देखिए पहले प्रमोशन एक्चुअली मैं ओरली आपको बता देता हूँ। पहले प्रमोशन ये होता था अगर किसी की ज्वाइनिंग होती थी, मतलब कि ज्वाइनिंग जो सबसे पहले ले लेता था जाकर, मतलब कि अगर किसी का चयन हो गया किसी जगह, मतलब जैसे किसी कंप्यूटर ऑपरेटर में, पुलिस में हो गया, तो वो कर्मचारी जितनी जल्दी जाकर अपने विभाग में जाकर ज्वाइनिंग ले लेता है तो उसकी प्रमोशन के चांसेस सबसे पहले उसके हो जाएंगे। ठीक है, पर ये कार्य प्रणाली जो थी वो गलत थी, क्योंकि इसमें कईयों लोगों का घर दूर होता था या फिर कईयों की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी जिसकी वजह से वो निर्धारित समय पर वहाँ पे नहीं पहुँच पाते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, किसी पद या संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस पद संवर्ग सूची में सर्वप्रथम कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक पर आधारित होती है। मैं इसकी बात कर रहा था, मतलब जो सबसे पहले कार्यभार ग्रहण करेगा वो ऊपर रहेगा और जो बाद में करेगा वो नीचे रहेगा।
ठीक है। और जब विभिन्न जनपदों कार्यालयों में नियुक्ति किया जाता है तो ना चाहते हुए भी व्यक्तिगत कारणों अथवा कार्यालय की दूरी के कारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित करना कदाचित न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसी वजह से प्रमोशन में पहले ये प्रणाली जो है सही नहीं है, इसी वजह से इसलिए ज्येष्ठता की सूची अलग बनाई जाती है और अलग नियम निर्देश निर्धारित किए गए हैं। और किन शासनादेश के क्रम में ये चीज़ की गई है ये भी आपको हम बताएंगे। ओके, आगे देखते हैं स्थापन सेवा को वरिष्ठता हेतु जोड़ा जाना। जिसे सीधी भर्ती से नियुक्त तथा पदोन्नति से नियुक्त सरकारी सेवकों की वरिष्ठता का मामला हमेशा विवाद में घिरा रहा है। मतलब कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब कि जो सीधी भर्ती से या फिर जो प्रमोशन से हुए हैं उनके वरिष्ठता, मतलब उसमें कौन वरिष्ठ है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसका हमेशा विवाद में रहा है मामला। तो इसको निर्धारित करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया गया है, तो कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं पदोन्नति के। जैसे ये इसमें एक सिद्धांत हो गया, जिसमें एक हो गया पारस्परिक ज्येष्ठता, मतलब कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है, इसके माध्यम से एक ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है। और दूसरी निर्धारित जो की जाती है ज्येष्ठता, वो है तुलनात्मक मेरिट के आधार पर, मतलब किसके नंबर ज़्यादा हैं और किसके नंबर कम हैं इसके आधार पर। तो ये दो नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले इसी पे विचार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है अनुपयुक्त की श्रेणी। सरकारी सेवक की सेवा विलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि हो अथवा उसे दंडित किया गया हो, वह अनुपयुक्त की श्रेणी में आएगा। मतलब कि इससे पहले तो हमने बात कर ली कि दो आधार होते हैं, एक उम्र का आधार होता है जिसमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है इस पर, दूसरा नंबरों के आधार पर होता है, और तीसरा जो होता है सेवा पुस्तिका में कुछ चीज़ों का उल्लेख होता है, उसके आधार पर ये चीज़ की जाती है। एक होता है प्रतिकूल प्रविष्टि, एक होते हैं दंड। मतलब सेवा पुस्तिका में पूरे कार्यकाल में आपको अगर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है या फिर कोई दंड मिला है तो आपके प्रमोशन के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस चीज़ का भी आकलन प्रमोशन के समय किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है श्रेष्ठतम श्रेणी। अब देखिएगा श्रेष्ठतम श्रेणी क्या होती है। श्रेष्ठतम श्रेणी जो होती है वो होती है ये, मतलब जिसको हम जानते हैं चरित पंजिका। ओके, देखिएगा श्रेष्ठतम का मानदंड के अनुसार अच्छा, उत्तम, अति उत्तम एवं उत्कृष्ट श्रेणी के सेवकों में श्रेष्ठतम श्रेणी के सेवक की पदोन्नति होने योग्य है। इससे पहले मैंने तीन चीज़ें आपको बताई हैं, एक हो गया उम्र का, दूसरा हो गया मेरिट के आधार पर, तीसरा जो हो गया आपका प्रतिकूल प्रविष्टि, मतलब कि जो सेवा पुस्तिका में आपने कोई दंड या प्रतिकूल प्रविष्टि की है उसके आधार पर, और तीसरा जो होता है आपकी एक चरित पंजिका बनती है, उसमें आपको ये 5 तरह के आपको मानक दिए होते हैं, जिसमें उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, संतोषजनक और असंतोषजनक। सबसे अच्छा ये होता है और सबसे खराब ये होते हैं। इनके जो है नंबर भी डिसाइड होते हैं और इन नंबरों के डिसाइड पे भी आपकी प्रमोशन निर्धारित होती है। ओके, और ये नियम कहाँ पे दिए रहते हैं, ये नियम आपको कार्मिक विभाग का जो शासनादेश संख्या है वो दिनांक 16/6/1998 में दिया हुआ है। ओके, अब चलिए अब इसके बारे में देखते हैं चरित पंजिका में नंबर कौन से डिसाइड होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ज्येष्ठता सह मेरिट, मतलब एक प्रथम मानदंड के अंतर्गत ये चीज़ होती है कि सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि या दंड मिला है कि नहीं मिला है, पहला मानदंड ये हो गया। और दूसरा मानदंड क्या होता है, वो मेरिट के आधार पे होता है, मतलब कि इसमें मेरिट किस हिसाब से बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। मेरिट की मतलब कि किस मेरिट की बात की जा रही है यहाँ पर। जो मेरिट होती है मतलब कि अगर आप चयन होकर आए हैं किसी लोक सेवा आयोग से, किसी भी आयोग से, तो उस आयोग के माध्यम से जो आपको रिटर्न में जो नंबर मिले हैं, लिखित में जो नंबर मिले हैं, उन नंबरों के आधार पर भी प्रमोशन होते हैं अब वर्तमान समय में। इसलिए नंबर अच्छे लाना जरूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो जो वहाँ से जो लोक सेवा आयोग से जो सूची मिली होती है, उस लोक सेवा आयोग की सूची के आधार पर या फिर प्रतिकूल प्रविष्टि या दंड के आधार पर आपकी मेरिट सह ज्येष्ठता सूची निर्धारित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो होता है पदोन्नति समिति द्वारा सामान्यतः पालन किए जाने वाले नियम।
पिछले 10 वर्षों की चरित पंजिकाओं की प्रविष्टियों का अवलोकन, जो अभी हमने बात की थी, जो मतलब कि 10 सालों की चरित पंजिकाएं निकाली जाती हैं, और उसमें जो इन 5 मानक हैं, इन मानकों के आधार पर जो नंबर मिले हैं, उन नंबरों के आधार पर आपको ज्येष्ठता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तब जाके आपको प्रमोशन मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट आता है प्रविष्टियों हेतु अंक। जो मैंने अभी बात की है, उत्कृष्ट हेतु 3 अंक मिलते हैं, अति उत्तम हेतु 2 और उत्तम हेतु 1। और इसके अलावा बाकी के जो 2 होते हैं उनके लिए 2 अंक माइनस भी कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देती हैं। ठीक है, चरित पंजिका हो या फिर सेवा पुस्तिका में आपकी प्रतिकूल प्रविष्टि हो, या फिर आपके लिए मेरिट मतलब कि जो नंबर मिलते हैं वो हो, या फिर उम्र हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। प्रतिकूल प्रविष्टि, अब देखिएगा प्रतिकूल प्रविष्टि में एक प्रॉब्लम आती है सबके सामने, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। कई बार जब ये प्रमोशन का मामला उठता है तो उस समय कई लोगों के ऊपर प्रतिकूल प्रविष्टि चल रही होती है और कई लोग अपना प्रत्यावेदन दे रखे होते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है, प्रत्यावेदन होता क्या है? देख लेते हैं क्या होता है। प्रत्यावेदन और अभ्यावेदन 2 तरह की चीज़ें होती हैं। प्रत्यावेदन जो होता है वो होता है जहाँ पर आप अपने अधिकारी से, मतलब कि अगर कोई एप्लीकेशन, मतलब कि जो आपको दंड मिला है उस दंड में आपने स्पष्टीकरण दिया है, मतलब कोई सफाई दी है, तो उस स्पष्टीकरण पे अगर आपके अधिकारी के साइन होते हैं तो उसको प्रत्यावेदन कहते हैं। और अभ्यावेदन किसे कहते हैं? जब आप स्पष्टीकरण खुद अपने हाथों से अपने साइन करके देते हैं तो उसको अभ्यावेदन कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा अंतर क्या होता है दोनों में। ठीक है, तो अगर प्रत्यावेदन किसी ने दिया हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ऐसे टाइम पर एक शासनादेश संख्या ये होता है 4/5/1995 का, उसके आधार पर उस प्रतिकूल प्रविष्टि को हम नज़रअंदाज करके फिर आगे की चीज़ें, आगे की प्रक्रियाएं हम पालन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट आता है प्रोन्नति अस्वीकार करने पर, मतलब कई लोग जो होते हैं अपना प्रमोशन जो है अस्वीकार कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो प्रमोशन नहीं लेना चाहता है तो वो नहीं लेने का उसके पास अधिकार होता है। ठीक है, वो अस्वीकार उस चीज़ को कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके नियम कहाँ दिए हैं? उसके नियम फाइनेंशियल हैंडबुक में भाग 2 के अंतर्गत दिए हुए हैं। ओके, अब आता है अधिक उत्तरदायित्व के पद। कई बार कई सरकारी कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायित्व के, मतलब अगर एक पद पे अगर काम कर रहा है तो उसको दूसरे पद का भी काम उसको दे दिया जाता है। ठीक है, और इसके नियम कहाँ लिखे हुए हैं? इसके नियम आपको लिखे हुए हैं मूल नियम फाइनेंशियल हैंडबुक के भाग 2 में, भाग इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है चयन वर्ष। ये थोड़ा सा अलग मामला है तो इसको ध्यान रखिएगा। चयन वर्ष होता क्या है? चयन वर्ष जो होता है इसमें आपको 1 जुलाई से 30 जून तक की 12 माह की जो अवधि होती है, ठीक है, मतलब कि समस्त विभाग, मतलब कि जितने भी यूपी में या फिर पूरे भारत में जहाँ भी सरकारी कार्यालय हैं, किसी भी राज्य के समस्त विभाग मिल के अपने यहाँ रिक्त कर्मचारियों की संख्याओं को, मतलब कि जो अपने यहाँ रिक्त पद होते हैं, स्थायी पद होते हैं, उनकी संख्याओं का आकलन करके वो सूचना कहाँ भिजवाते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग भिजाते हैं। और उसकी जो अवधि होती है वो 1 जुलाई से 30 जून होती है, 12 माह की अवधि। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? चयन वर्ष कहते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर रहा। नेक्स्ट है वैवाहिक परिस्थिति। अब एक वैवाहिक परिस्थिति निकलती है, मतलब इसको हम सिंपल फिगर के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 1-2 पत्नियां होती हैं तो ऐसा व्यक्ति नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है इसके ऊपर पास। ठीक है, मतलब इसको नियुक्ति नहीं मिल सकती है अगर इसकी 2 पत्नियां हैं तो। इसी प्रकार अगर किसी औरत की, किसी महिला की ऐसे पुरुष से शादी हुई है जिसकी पहले से पत्नी है तो ऐसी महिला को भी नौकरी का अधिकार नहीं मिल सकता है। तो ये 2 नियम होते हैं, ये 2 नियम याद रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रोविजन पीरियड, जिसको स्थायीकरण कहते हैं। तो ये क्या है? मतलब कि प्रोविजन पीरियड जो होता है
ये 2 साल का होता है। ठीक है, हर कर्मचारी का मतलब कि कोई भी कर्मचारी हो जो राजपत्रित पद पे हो या अराजपत्रित पद पे हो, तो दोनों पे। अच्छा, ये मतलब क्या हुआ राजपत्रित पद और अराजपत्रित पद? राजपत्रित पद का मतलब जो गेस्टेड हो, ठीक है, और आज मतलब जो गेस्टेड ना हो, ठीक है, मतलब जिनकी साइन और मोहर की वैल्यू हो, और जिनकी साइन और मोहर की वैल्यू इतनी ना हो, तो इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविज़न पीरियड जो होता है वो 2 साल का होता है, मतलब कि 2 साल तक आप खतरे में रहते हो, मतलब कि 2 साल तक आपको कभी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कुछ कारणों का उल्लेख करके प्रोविज़न पीरियड से हटाया जा सकता है। मतलब कब हटाया जा सकता है? वो हटा है नहीं, मतलब कि ये कहा गया है कि आपके प्रोविज़न पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जो आपका 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होता है। कब? अगर आप ऑफिस में मतलब कार्यालय में रिश्वत ले रहे हैं और ये चीज़ नियुक्ति प्राधिकारी के पास पहुंच जाती है शिकायत, तो नहीं तो अगर आप काम नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं तो, या फिर आप आराम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, काम को पेंडिंग रखते हैं, मतलब आपके पास काम आ रहा है लेकिन पेंडिंग रखे आप नहीं कर रहे हैं तो, या फिर तीसरा होता है अगर अपने अधिकारियों से बहस कर रहे हैं तो, इन सभी मामलों में किसी भी मामलों का की वजह से वो कारणों का उल्लेख करके नियुक्ति प्राधिकारी, जो उस कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष या फिर विभागाध्यक्ष हो सकता है, ठीक है, वो इन कारणों का उल्लेख करके आपके प्रोविज़न पीरियड को 2 साल के लिए और बढ़ा सकता है। ठीक है, और अगर उस बीच अभी आप ये चीज़ नहीं कर सुधारते हैं तो आपको नौकरियों से निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि। तो जो परीक्षा अवधि होती है, प्रोविज़न पीरियड होता है, उसमें 1 साल में मतलब कि प्रोविज़न पीरियड के 1 साल ख़त्म होने के बाद आपकी प्रथम वेतन वृद्धि लगाई जाती है। और इसके अलावा 2 होती हैं, प्रथम वेतन वृद्धि 1 साल में लगाई जाती है और वित्तीय वेतन वृद्धि जो होती है वो 2 साल में लगाई जाती है, मतलब कि 2 साल में वित्तीय वेतन वृद्धि लगाई जाती है। तो प्रोविज़न पीरियड में 2 तरह की वेतन वृद्धियाँ लगती हैं। ठीक है, पहली जो होती है प्रथम वेतन वृद्धि वो 1 साल में लगती है, दूसरी जो होती है 2 साल में लगती है लेकिन वो वित्तीय वेतन वृद्धि होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो होता है, कोई सरकारी सेवक लिखित रूप से 3 मास की सूचना देकर अपनी सेवा से, मतलब ये अब आया है कोई ऑप्शन, वो त्यागपत्र किस हिसाब से हम दे सकते हैं। कोई सरकारी सेवक लिखित रूप से 3 मास की सूचना देकर अपनी सेवा से त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है, 3 महीने पहले। और परंतु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना या किसी अल्पतर सूचना के त्यागपत्र की अनुमति के लिए स्वतंत्र होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं ओरली बता रहा हूँ, ये लिखित में आप ना समझ पाओ। मतलब ये होता है कि अगर किसी कर्मचारी को त्यागपत्र देना है तो वो 3 महीने पहले देगा, और नियुक्ति प्राधिकारी को अगर वो उस पर अनुमति दे देता है, उसके त्यागपत्र पे स्वीकार किया जाता है, तभी वो उस काम से निकाला जाएगा, अथवा नहीं निकाला जाएगा। मतलब कि अनुमति जब मिलेगी तभी वो कार्यालय छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब एक चीज़ आती है इसमें कि ये किस शासनादेश के अंतर्गत आता है, तो वो शासनादेश 26/2/2000 में इसके नियम निर्देश दिए हैं, उसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है त्यागपत्र नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अस्वीकार किन कारणों की वजह से कब किया जा सकता है। मतलब अगर कोई कर्मचारी है उस पर अगर ये रहता है कि कोई धनराशि अगर देय होती है, मतलब कि अगर उसको ऊपर उधार होती है, उसको अभी चुकानी है वो धनराशि, तो वो त्यागपत्र को अस्वीकार कर सकता है और कहेगा पहले आप इन धनराशि को चुकाइए तभी आपको त्यागपत्र स्वीकार होगा, अन्यथा नहीं। दूसरा है, अगर सरकारी कर्मचारी निलंबित है, मतलब कुछ दंडवंश उसको निलंबित किया गया है, तो ऐसा किया जा सकता है। या फिर उसके विरुद्ध कोई पैसा लेने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से उसको अगर जांच चल रही है उसके ऊपर, तो उसको त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्येष्ठता की अवधारणा, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, वहाँ किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि
मैं यहाँ पे उसी की बात कर रहा हूँ कि आयोग के टाइम पे वहाँ पे जो आप लिखित में नंबर लाए हैं रिटर्न में, उस नंबर के आधार पर आपकी ज्येष्ठता सूची का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा कि अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए अगर कोई पागल कुत्ता, सियार या बंदर आपको काट लेता है तो उसका पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।